हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th के एसएसटी के चैप्टर 2 फेडरलिज्म का शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसका रिवीजन करने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 फेडरलिज्म। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म क्या है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो गवर्नमेंट की पावर है उस पावर को सिर्फ एक जगह ही सेंट्रल नहीं किया जाता है, एक जगह ही नहीं रखा जाता है, बल्कि पावर्स को अलग अलग लेवल पर बांटा जाता है। यानी एक तो सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पावर रहेगी और उसकी जो छोटी छोटी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उसमें उसको बांट दिया जाता है। जैसे कि बात करें हम कि जो ये है गवर्नमेंट, इसको ज़्यादातर देशों में दो लेवल पर बांटा जाता है, एक तो सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। यानी पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि जो पावर शेयरिंग का चैप्टर था कि अगर हम किसी देश में पावर शेयर नहीं करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं, वहाँ पर किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए पावर को शेयर करना ज़रूरी है। इसलिए जो फेडरलिज्म टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें ज़्यादातर देशों में दो लेवल पर बटी होती है पावर्स को, दो लेवल पर, एक तो सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्सिटी है भारत में, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और बहुत बड़ा इसका एरिया है। तो इसको चलाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए इसमें एक और लेवल की व्यवस्था की गई है जिसको बोलते हैं हम लोकल लेवल। यानी लोकल लेवल पर भी पावर को शेयर किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर को अलग अलग लेवल पर भी डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, लोकल लेवल हो। तो ये जो बांट दिया जाता है, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो ये भारत में फेडरलिज्म है। और भी कंट्रीज़ हैं जिसमें फेडरलिज्म है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर फेडरलिज्म टाइप की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ दूसरी टाइप की गवर्नमेंट है। आइए जानते हैं। स्टूडेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ देशों में यूनिटरी गवर्नमेंट भी पाई जाती है। फेडरल गवर्नमेंट तो सीधे सीधे हो गया कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर। यानी जितने भी गवर्नमेंट के लेवल हैं उन सब पर अपनी अपनी एक अलग पावर होती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट इस पर अपनी अलग पावर होगी। थर्ड है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पर भी अपनी इसकी अलग पावर होती है। मतलब फेडरल सीधे सीधे वो सिस्टम हो गया जिसमें जितने भी लेवल हैं गवर्नमेंट के उन सब पर अपनी अलग अलग पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी, लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी। इसका मतलब यह है कि इसमें पावर को शेयर किया गया है अलग अलग लेवल पर। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है इंडिया, भारत में बहुत अच्छे ढंग से पावर को शेयर किया गया है। और यूएसए, अमेरिका में भी पावर को शेयर किया गया है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्पल हैं बेहतर, वो हैं इंडिया और यूएसए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर को बराबर शेयर नहीं किया गया होता है। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो ही मेन पावर होती है। यानी मोस्टली जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है। यानी ज़्यादातर जो पावर होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। तो ऐसी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाती है जिसमें जो मोस्टली पावर है, ज़्यादातर पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और इसके जो एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल में एक तो इंग्लैंड में यूनिटरी गवर्नमेंट है, फ्रांस में यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से आ सकता है एमसीक्यूज में कि इंडिया किस तरह की गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पर ये यूनिटरी गवर्नमेंट है। इंग्लैंड में किस तरह का है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, इसके एग्जाम्पल को समझ लें और आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसमें उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल के इसके एमसीक्यूज वगैरह भी कराऊंगा। फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी इसमें 2 तरह का लेवल होता है इस तरह की सरकार में। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि एक सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, मतलब 2 लेवल पर या ज़्यादा लेवल पर हो सकता है गवर्नमेंट। मतलब पावर इसको सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर इसमें डिवाइड कर रखी होती है। नेक्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
फेडरलिज्म टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक और खासियत होती है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर रिटिन होता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन करके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था इसमें। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उसको पूरे ही भारत में उसको इम्पोज कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। 2 years 11 month और 18 days में बन करके पूरा संविधान हमारा तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जिसमें से ये वाला जो मैंने बताया था अभी कि 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार हो गया था, बन करके स्वीकार कर लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये PCS 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी आप 10th की स्टडी के साथ साथ NCERT पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान रखते हुए चलें कि ये किस तरह के एग्ज़ाम में कब ये क्वेश्चन आ रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके 10th में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है NCERT में, इसलिए NCERT को बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखेंगे कि जो 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था वो PCS 2002 में आ चुका है पहले। 26 जनवरी 1950 को ये इम्पोज हो गया था पूरे इंडिया में, और 2 years 11 month 18 days में पूरा संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था। और ये क्वेश्चन भी ये कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, ये भी PCS ये मेन में आया हुआ है, PCS के मेन एग्ज़ाम में आया था 2007 में। तो हमने देखा कि फेडरलिज्म में जो सरकारें होती हैं वो 2 लेवल पर भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान लिखा हुआ होता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है। जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉलोज किए जाएंगे जो संविधान में लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उन्हीं को ही माना जाएगा। इसलिए फेडरलिज्म टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल्स। यानी इसका मतलब हो गया कि संविधान, देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आप खोलें तो उसमें आर्टिकल 368 है, और जिसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट पावर, ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 368 में लिखा है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर है, कुछ प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और ये जो अमेंडमेंट पावर है ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये IAS में 2003 में आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो किस आर्टिकल में वो लिखा हुआ है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, 368। और ये जो प्रोसेस है अमेंडमेंट पावर जो है ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अच्छा, इसमें जैसे मान लिया ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, इसके 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोअर हाउस है या अपर हाउस है। तो पार्लियामेंट में अगर हम कुछ भी हमें बदलाव करना है तो इसके हाउस से पास कराना होगा, यहाँ पार्लियामेंट के हाउस से पास कराना होगा। दोनों ही हाउस उसको पास करेंगे, 2/3 मेंबर उसको पास करेंगे अगर कोई कानून बदलवाना चाहते हैं तो, या चेंज करना चाहते हैं तो एक तो सिंपली इसी तरह से हो जाएगा, केवल पार्लियामेंट उसको चेंज कर देगी। लेकिन कुछ लॉज ऐसे होते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको कानून बनाने के लिए या चेंज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके भी 2 हाउस हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ से भी इसको पास कराना पड़ेगा। लगभग 50% जो स्टेट हैं उनकी भी हाँ जरूरी है, तभी हम कानून में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल अकेले सेंटर उसको कानून नहीं बना सकता, सेंटर उसमें केवल चेंज नहीं कर सकता, उसमें चेंज करने के लिए स्टेट की भी परमिशन जरूरी है। इसलिए ये लिखा हुआ है कि द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रावधान है, प्रोविजन है, कैन नॉट बी चेंज्ड
बदला नहीं जा सकता बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी एक तरह की लेवल की सरकार से, यानी केवल सेंट्रल से नहीं या केवल स्टेट से नहीं, इस तरह के बदलाव सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट की भी आवश्यकता है और स्टेट की भी आवश्यकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर सेंटर में और स्टेट में किसी भी तरह का कोई विवाद हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी टैक्स को लेकर के, अपने पावर्स को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको जुडिशरी सॉल्व कराएगी। वो एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगी दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में जो भी किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, डिस्प्यूट है, उसको वो ख़त्म कराएगी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट में ये व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट यानी हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो आज़ाद है, जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें न्यायपालिका जुडिशरी आज़ाद नहीं होती है। जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है उसमें भी न्यायपालिका आज़ाद नहीं होती है, लेकिन जो फेडरल टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें जुडिशरी आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट, यानी उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता। और इसको एक पावर भी मिली हुई होती है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब ये एक पावर है न्यायपालिका के पास, हमारे जुडिशियल रिव्यू, जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है पीसीएस के, कि जुडिशियल रिव्यू जो व्यवस्था है ये हमारे भारत में भी है, और किस देश से ये ली गई है, तो वो यूएसए के, अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने मान लिया कोई ये कानून बनाया है, ये पार्लियामेंट है, इसके दो हाउस होगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें कोई एक कानून बना है, ये कानून यहाँ पेश किया गया है, और यहाँ के जो लोकसभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसको पास कर दिया, इसके बाद वोटिंग में पास हो गया। इसके बाद ये कानून यहाँ आया राज्यसभा में, यहाँ से भी इसको पास कर दिया। इसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन कर दिए। और अब ये जो बिल था, ये बिल के रूप में यहाँ पेश किया गया था, ये जो बिल था ये यहाँ से भी पास हो गया लोकसभा से, ये राज्यसभा से भी पास हो गया। उसके बाद ये पहुंचा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति ने भी इस पर साइन कर दिए। तो ये जो बिल था ये बन गया लॉ। अब ये बन गया लॉ। अगर ये लॉ ऐसा बनाया है, क्योंकि लॉ का मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ने एक बार लॉ बना दिया तो वो लॉ सभी को फॉलो करना ही होगा। अब अगर उस लॉ में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं, ऐसे प्रोविजंस कर दिए गए हैं जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, छीने जा रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को नुकसान हो रहा है, तब लोग शिकायत करेंगे उसकी। उसके बाद ये जो कानून बना था, इस कानून को, इस लॉ को चेक करेगा जुडिशरी, यानी भारत का जो न्यायपालिका है वो इसको देखेगा जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था। अगर उसको लगता है कि इस कानून में कुछ ऐसा लिखा गया है, कुछ ऐसी बातें हैं इसमें कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर रहा है, तो जुडिशरी के पास एक पावर है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। वो इस कानून को चेक करेगी और वाकई अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स का हनन है, छीने गए हैं, तब जुडिशरी इस कानून को जीरो घोषित कर देगी, यानी कि ये कानून कभी भी फॉलो नहीं होगा। ये जुडिशरी की पावर है, और ये फेडरल जो सरकारें होती हैं, फेडरलिज्म जहाँ होता है वहाँ ये होती है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर, यानी जब संविधान बना था तो उसमें साफ साफ था कि स्टेट और सेंटर आपस में ना लड़ें, इसलिए उनकी पावर्स को डिवाइड किया गया। कुछ लिस्ट में कुछ 3 तरह की लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट जिसको सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं, और स्टेट लिस्ट जिसको राज्य सूची भी बोलते हैं, और एक बना दी कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हम आगे पढ़ेंगे।
ये 3 तरह की जो पावर्स हैं इनको डिवीजन कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी वक्त सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को बांट दिया गया था, ताकि सेंटर और स्टेट की पावर्स को लेकर के किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कि दोनों के बीच किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई विवाद ना हो। इसलिए इनकी जो पावर्स थी उनको 3 लिस्ट में बांटा गया, सेंटर और स्टेट की लिस्ट को। और वो जो 3 लिस्ट, एक लिस्ट थी उसमें से यूनियन लिस्ट, और एक थी स्टेट लिस्ट, और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। आइए मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से इन लिस्ट में कैसे इनकी पावर्स को बांटा गया, ताकि इनमें किसी भी तरह का आगे भविष्य में किसी भी तरह का एक लड़ाई ना हो आपस में सेंटर और स्टेट में। तो देखते हैं इनकी पावर्स कौन कौन सी हैं, यूनियन लिस्ट में किसकी पावर आती है। तो ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि डिफेंस इसमें आता है, बैंकिंग इसमें आता है, और करेंसी यानी मनी, और फॉरेन अफेयर्स। ये जो सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स, और भी हैं, मतलब ये जो लिस्ट है एक तरह से इस तरह से लिस्ट है ये, ऐसे करके इसमें 1 2 3 ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए गए हैं। वो जो लिस्ट लिखे हैं यूनियन लिस्ट जो है उसमें लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं इस टाइम, 100 सब्जेक्ट्स हैं, पहले कम थे अब बढ़ गए हैं। तो ये जो यूनियन लिस्ट है इस पर जैसे कि ये है डिफेंस, यानी रक्षा से संबंधित जो भी मामला है, या बैंकिंग से संबंधित जो भी मामला है, करेंसी नोटों से संबंधित कोई मामला है, या फॉरेन अफेयर्स विदेशी समझौते, विदेशी प्लानिंग, विदेशों से किस तरह का हमारा बिजनेस या व्यापार चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी मसले हैं वो उस पर अगर कोई कानून बनाएगा या वो जिसके अंडर में आएंगे तो वो आएंगे सेंटर के अंडर में। सेंटर यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हैज़ पावर टू मेक अ लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर कानून बनाएगी, चाहे वो किसी भी तरह का कानून बनाए। रही बात स्टेट लिस्ट की, स्टेट लिस्ट का यूनियन लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। स्टेट लिस्ट में इस वक्त 61 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, यानी इनकी जो सूची है उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई, और भी हैं, यानी 61 सब्जेक्ट हैं। तो ये जो सूची है इनकी स्टेट लिस्ट की, जो राज्य सूची है, इसमें 61 सब्जेक्ट हैं, और उन सब्जेक्ट पर सिर्फ स्टेट ही कानून बनाएगा, यानी कोई भी अगर लॉ करना है तो उसकी जो राज्य विधानसभाएं होती हैं वही उस पर कानून बनाएंगी। यूनियन लिस्ट से उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्टेट लिस्ट, और केवल स्टेट गवर्नमेंट, ये लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और इस पर केवल और केवल स्टेट ही, यानी राज्य सरकार ही इस पर कानून बनाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस, जैसे गोवा की पुलिस की जो यूनिफॉर्म है वो अलग है, यूपी की पुलिस की यूनिफॉर्म अलग है, तो ये राज्य सूची का विषय है। स्टेट चाहे किसी तरह की यूनिफॉर्म कर दे, किसी भी तरह का कानून बनाए, फंडामेंटल राइट्स का उसमें हनन नहीं होना चाहिए। स्टेट लिस्ट के अंडर में वो आएगा और स्टेट ही उस पर कानून बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट यानी इसमें बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक लॉज, ये जो अंडर में आती है ये सेंटर के अंडर में भी आती है और ये स्टेट के अंडर में भी आती है। इसका मतलब ये है कि इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इस टाइम 52 सब्जेक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं, और जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि एजुकेशन है, और इसमें फॉरेस्ट है, वन है इसमें, और मैरिज है इसमें शादियों से रिलेटेड, और इसमें एडॉप्शन भी है। एडॉप्शन का मतलब जो गोद लेने की प्रथा होती है उससे रिलेटेड। तो एजुकेशन हो, फॉरेस्ट हो, वन से रिलेटेड हो, मैरिज शादियों से रिलेटेड हो, एडॉप्शन से रिलेटेड हो, इस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, यानी ये सेंटर के अंडर में भी आता है और ये स्टेट के अंडर में भी आता है। तो सीधी सीधी बात है, ये व्यवस्था इसलिए की गई कि ताकि भविष्य में आने वाले टाइम में ये राज्य और सेंटर अपनी शक्तियों को लेकर, अपनी पावर्स को लेकर आपस में न लड़ें। इसलिए इनकी पावर्स को पहले ही अलग अलग लिस्ट में बांट दिया कि यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट पर दोनों बना सकती हैं, यानी कि सेंटर भी और स्टेट भी। अब उस वक्त कुछ ऐसा भी सिस्टम था, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे कि वो उस वक्त ना लिख पाए,
उसमें लिस्ट में, तो वो जो सब्जेक्ट्स थे उनको बोला गया रेजिडोरी सब्जेक्ट। रेजिडोरी यानी ऐसे सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं है। अब बात आती है कि ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर जो कानून बनाने का हक होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट विच आर इन द रेजिडोरी सब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी तरह से फेडरेशन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी दो तरह से फेडरेशन बनाया जा सकता है। पहला देखते हैं इसमें, स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग यूनिट्स। यानी इसमें क्या होता है कि कई सारे स्टेट्स आते हैं इस तरह से, जैसे ये स्टेट हैं और ये सब मिल करके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। जैसे कि यूएसए बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये स्टेट्स हैं और ये स्टेट्स सब आकर के एक बड़ी यूनिट बनाते हैं सब मिल करके। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी सेंटर की पावर होती है उतनी ही स्टेट की पावर होती है। जितनी पूरे सेंटर की पावर होगी उतनी ही हर एक स्टेट की पावर अलग होगी। यानी कि स्टेट्स एंड सेंटर हैव इक्वल पावर्स। सेंटर की और स्टेट की बराबर पावर होती है। जैसे कि यूएसए इसका एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन आता है कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है उसके एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से देश उसमें आते हैं। तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लार्ज कंट्री यानी कि एक बड़ा देश, लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर, अपनी शक्तियों को बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बड़ा देश अपनी जो शक्तियाँ होती हैं, पावर होती है, वो अपने स्टेट्स में भी बांट देता है। जो उसकी स्टेट्स हैं, जैसे कि इसमें हो गए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो ये जो सेंटर है, सेंटर की अपनी अलग पावर होती है, स्टेट की अपनी अलग पावर होती है। लेकिन इसमें जो सेंटर है उसकी पावर ज़्यादा होती है, यानी स्टेट से उसकी पावर ज़्यादा होती है, उससे कम स्टेट की होती है। फिर लोकल गवर्नमेंट उसकी भी पावर होती है, लेकिन इन सबसे कम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पावर्स है वो डिवाइड तो रहती है स्टेट में और सेंटर में, लेकिन इसमें जो पावर है वो इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है। जबकि इसमें पावर इक्वल होती है। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है इसमें पावर्स सेंटर की और स्टेट की इक्वल होती है, लेकिन इसमें सेंटर और स्टेट की पावर इक्वल नहीं होती। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जैसे कि भारत, इंडिया इसका एग्जाम्पल है, स्पेन, बेल्जियम। तो अगर ये आया क्वेश्चन कि इंडिया किस तरह के फेडरेशन में है, तो हम बताएंगे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इसके एग्जाम्पल तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल ये हो गए और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल ये हो गए। इस जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि यूएसए है, यूएसए इसी में आता है। तो यू से तो यूएसए मान लीजिए आप, यूएसए। एस से आप स्विट्जरलैंड का ध्यान रख लीजिए कि स्विट्जरलैंड इसमें आता है, और ए से आप ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में अगर आप केवल यूएसए वर्ड, यूएसए जो है इसको ही याद कर लेते हैं, तो उसमें यू से आप यूएसए याद कर लीजिए, एस से स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और इसको आईएसपी करके याद कर सकते हैं, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यानी कि भारत को क्या फेडरल कंट्री बनाता है उसको देखते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द 2 tier सिस्टम। यानी कि जब संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त सिर्फ 2 स्तर की ही सरकारें थी। 2 tier सिस्टम था भारत में। पहला तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको, केंद्र सरकार, और एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। लेकिन भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही काफ़ी नहीं थी, यानी कि उसमें एक स्तर की सरकार की और ज़रूरत थी। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक तीसरा टियर सिस्टम बना, जिसको बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम।
Later a third tier was added through 73rd and 74 constitutional amendment. Amendment का मतलब होता है संशोधन, मतलब कोई भी बदलाव, किसी भी तरह का बदलाव, कोई बढ़ाना घटाना। तो 73rd नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था और एक 74 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, चेंज हुआ था, बदलाव हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जो जोड़ा गया था वो 3 टायर सिस्टम जोड़ा गया था। 3 टायर सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तीसरा था लोकल गवर्नमेंट, ये वाला यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो तीसरा वाला था वो 73rd और 74 अमेंडमेंट में जोड़ दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी भारत में विकेंद्रीकरण। इसका मतलब ये हो गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर्स है वो डिवाइड कर देगी या पहुंचा देगी इन छोटी छोटी यूनिट्स को, यहाँ को। यानी जो पावर्स यहाँ थी अब उस पावर्स को उसने थोड़ा 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 सभी में बांट दिया। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं इनके पास भी पावर्स आ गई। यानी कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेने के बाद एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, और उस पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका मतलब यह है कि पावर्स अब एक जगह ही सीमित नहीं है, सेंटर में ही सीमित नहीं है, वो सभी में डिवाइड कर दी गई है, लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई है, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर्स पहुंचा दी गई है। क्योंकि इनिशियली डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सो मच इफेक्टिव, क्योंकि शुरुआती दौर में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन फिर 1992 से, यानी कि 1992 से कुछ बदलाव किए गए, कुछ स्टेप्स लिए गए। जैसे कि सबसे पहले तो किया गया रेगुलर इलेक्शन, यानी पहले जो पंचायत के इलेक्शन होते थे कि प्रधानी के चुनाव, चेयरमैन के चुनाव, ये रेगुलर इलेक्शन नहीं थे, लेकिन 1992 से ये रेगुलर इलेक्शन कर दिए गए, यानी कि अब वो हर 5 साल में होने लगे, रेगुलर इलेक्शन हो गए। दूसरा क्या अच्छा बदलाव किया था इसमें कि सीट्स को रिजर्व कर दिया गया SC, ST और OBC के लिए, यानी जो लोकल गवर्नमेंट की जो सीट्स थी उसमें उनको रिजर्व कर दिया गया सीट्स को, कि SC और ST OBC के लिए। तीसरी बात इसमें अच्छी ये की गई थी कि 1/3 सीट, यानी जितनी भी सीट्स हैं टोटल, उनकी 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए उन सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, 1/3 सीट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना आप, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, एक राज्य निर्वाचन आयोग बना दिया गया इंडिपेंडेंट, और उसका काम था कि वो पंचायत इलेक्शन कराएगा और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं उनको कराएगा। टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट में ये आया था वो 73rd था, और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट था वो 74th अमेंडमेंट की देन है। तो ये जो रूरल है, सबसे पहला जो ये रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इसके बारे में देखते हैं हम। ये पहली बात तो ये गांव लेवल पर होता है, यानी गांव लेवल से होता है ये। तो इसमें सबसे जो निचला लेवल होता है वो ग्राम पंचायत होता है, यानी कि गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर। इसमें वार्ड मेंबर्स बनते हैं और सरपंच बनता है इलेक्शन के द्वारा। और उसके बाद जैसे कि ये गांव है, यहाँ पर ये गांव है, ग्राम पंचायत है एक। जब कई सारी ग्राम पंचायत को मिला दिया जाता है तब पंचायत समिति बनती है, जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है। और जब कई सारी पंचायत समितियों को मिला दिया जाता है तब वो बन जाता है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यानी हमने देखा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में डिवाइड है। अब जो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये शहरों में होती है, ये शहरी एरियाज़ में होती है, शहरी एरियाज़ में, यानी कि टाउन एरियाज़ में होती है ये। और इसमें ऐसे गांव जो शहर बन रहे हो उसमें होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत के इलेक्शन वहाँ होते हैं,
और उसके बाद ऐसी नगर पंचायत जो शहरों में तब्दील हो रही हो, नगर पंचायत से बड़े शहरों में तब्दील हो रही हो, उसको बोलते हैं हम नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका, ये आबादी के हिसाब से होता है। जिसमें कम आबादी है शहरों में उसमें नगर पंचायत, और जिसमें उससे ज़्यादा है नगर पंचायत से आबादी उसमें म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका बनता है। और जब म्यूनिसिपैलिटी से भी ज़्यादा आबादी हो जाए, एक महानगर से बन जाए, तब वहाँ पर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये 73rd अमेंडमेंट में था और ये 74 अमेंडमेंट में। यानी कि ये है कि टाइप्स जो हैं इसके लोकल गवर्नमेंट के, वो दो हो गए, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसमें जो इसके टाइप्स हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।